बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका कैम्ब्रिज का जो स्पेसिमेन पेपर है जो अप्लीकेबल है फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, उसका मल्टीपल चॉइस से जो रिलेट करता है उसको हम पेपर वन करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का पेपर है क्योंकि इसके अंदर जो कैम्ब्रिज ने खुद बताया है कि एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट करेगा उसके अंदर उसका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, किस तरीके से एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे सवाल पूछ सकता है, और डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो तरतीब है सवालों की वो किस तरीके से होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लाजमी इसको प्रैक्टिस करें। आपके जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इस पेपर के बाद जाकर जो पेपर बने हैं उनको आप देखें तो आपको लगेगा कि कई जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी हुए हैं इसमें से। और अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स अगर आप जाएं तो 2015 समर और विंटर का मैंने सॉल्व कराया हुआ है। सारे का सारा पेपर वन आपको मिल जाएगा। पेपर टू जो है वो भी 2020 से लेकर 2017 तक आपको मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा किस्म का रिसोर्स है जिसको अगर आप जाके जो पेपर मैंने कराए हैं, जो वीडियोस हैं जिसके अंदर कंसेप्ट भी आपके क्लियर किए हैं, उसके बाद जो राइट चॉइस है वो किस तरीके से आई है, ये सब बहुत डिटेल्ड से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये वीडियोस जो आप जाकर देखें और 2020 से इसको करना शुरू करें, जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कराई हैं, और फिर उसके बाद ख़ुद से इसकी प्रैक्टिस करें, तो आई डोंट हैव एनी डाउट कि आप जो यू विल बी गेटिंग A+ इजीली इन योर एग्ज़ाम। तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा जाके, क्योंकि देखिए हार्ड फॉर्म के अंदर तो पेपर मिल जाता है, लेकिन उस पेपर की राइट चॉइस कैसे आई है, कौन सा कंसेप्ट जो है एग्जामिनर ने टेस्ट किया है, ये सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये अच्छा खासा रिसोर्स है और ये सब फ्री है, कराचीज एकेडमी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। आज हम क्वेश्चन नंबर कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बुक कीपिंग? ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, किसी ना किसी तरीके से वो पूछता ज़रूर है कि अकाउंटिंग के बारे में पूछ लेगा कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस बताइए, बुक कीपिंग क्या होती है। तो देखिए बुक कीपिंग जो है वो क्या होती है, समझ लें इसको कि जितनी आपकी जो प्राइम बुक्स हैं जो आप बनाते हैं, जर्नल कह लें आप, सेल्स जर्नल कह लें, परचेज जर्नल कह लें, कैश बुक कह लें, और इसके अलावा जो आप ट्रायल बैलेंस तक जितनी भी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, ये सारी की सारी बुक कीपिंग में आती है। और अकाउंटिंग का काम जो शुरू होता है और या अकाउंटेंट का काम शुरू होता है वो फिर जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इनकम स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो रेशो एनालिसिस होती हैं, या डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जो डिसीजन मेकर्स को चाहिए होती हैं। तो जितनी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी ये सारी की सारी अकाउंटेंट कर रहा होगा, और बाकी बुक कीपिंग जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग का नाम है। जो ट्रायल बैलेंस तक नॉर्मली लेजर प्रिपरेशन हो गया, स्पेशल जर्नल्स आप बना रहे होते हैं, तो ये सब अपने जहन में रखिएगा। तो अब हम आगे 4 चॉइसेस देखते हैं। नंबर ए में कहता है टू इंटरप्रेट द डबल एंट्री रिकॉर्ड्स के इंटरप्रेट। अब इंटरप्रिटेशन जो है मैंने आपको बताया अकाउंटिंग का काम है कि डबल एंट्री के रिकॉर्ड से आप इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग आएगा। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, तो ये भी आपको मैंने बताया है कि इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अकाउंटिंग के उसमें आता है और अकाउंटेंट करता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी में कहता है टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। मैं आपको बताकर आ रहा हूँ अभी कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी बुक कीपर जो है वो रिकॉर्ड करता है। तो हम सेफली कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर राइट चॉइस हमारी 1 है, सी है रादर, सी जो है हमारी राइट चॉइस है। चौथा भी पढ़ लेते हैं, डी टू समराइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, के समराइज करता है। अगेन जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो फिर समराइज़ करते हैं आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अगेन अकाउंटेंट आ गया, अकाउंटिंग हो गई। तो बुक कीपिंग जो है उसके अंदर हमने देखा कि सी जो हमारा चॉइस है वो राइट चॉइस है। और कीप इट इन योर माइंड के ये जो मैंने बातें बताई हैं, मैंने जो पुराने MCQs जो मेरे अगर जितने भी पेपर्स हैं जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि जाके सब देखें, उसमें अगर क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 नॉर्मली इसी से रिलेट करता है, तो जितने लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कराए हैं अगर उनका क्वेश्चन नंबर 1 आप जाकर कर लें तो अब जो एग्ज़ाम्स के अंदर इंशाल्लाह पेपर आएगा आप बहुत इत्मीनान से उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएँ, व्हाट आर एसेट्स, के एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स अगेन मैं कई दफ़ा मैंने एक्सप्लेन किया है कि एसेट्स हर वो चीज़ हैं जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर के अंदर बेनिफिट्स पहुंचाएंगे वो आपके एसेट्स कहलाते हैं। एसेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। करंट एसेट्स होते हैं जो विद इन अ ईयर आपको बेनिफिट्स पहुंचाते हैं,
और अगर 1 साल के बाद कोई एसेट्स आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है तो उसे नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं उठा के, तो आइटम्स दैट आर बॉट फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ बाय ए बिजनेस, के वो आइटम्स जो बिजनेस खरीदता है कि लॉन्ग टर्म यूज़ में आएगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, वो भी एसेट्स होते हैं, लेकिन वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, लेकिन एसेट्स करंट एसेट्स भी होते हैं। तो ये चॉइस, क्योंकि इसने एसेट्स पूछा है आपसे, तो एसेट्स का मकसद है कोई ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स मिला के आ रहे हों, वो फिर राइट चॉइस होगी। तो ये इनकरेक्ट हो गया। बी में कहता है आइटम्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी टर्न इनटू कैश एंड नियर फ्यूचर, के नियर फ्यूचर के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये भी फिर करंट एसेट्स हो गया कि अकाउंट रिसीवेबल है और नियर फ्यूचर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्वेंट्री है, बिक जाएगी, तो वो फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगेन ये आधा पार्ट है, क्योंकि ये करंट एसेट्स की बात कर रहा है मोर और लेस, तो ये भी गलत है। आइटम्स दैट आर ओन्ड बाय और ओल्ड बाय बिजनेस, के आइटम्स जो हैं वो या तो बिजनेस को पे करना है किसी को, या उसने ऑन करे हुए हैं, तो ये दोनों किस्म की चीज़ें हैं। इसमें लाइबिलिटी की भी बात कर रहा है, ओल्ड बाय बिजनेस के एक बिजनेस को जो पे करना है, तो ये भी डेफिनेशन गलत है। डी में कहता है आइटम्स डेटा, क्योंकि जो पे करना है वो फिर लाइबिलिटी हो जाएगा, हम यहाँ एसेट्स की बात कर रहे हैं। आइटम्स डेट आर ओन्ड बाय और ओड टू ए बिजनेस, के ओन्ड बाय या तो बिजनेस की मलकियत है, या फिर ओड टू अ बिजनेस, या बिजनेस को रिसीव करना है। तो बिल्कुल सही बात है, एसेट्स आपके वही होते हैं जो या तो आपको रिसीव करने हैं किसी से, या आप जिनकी मलकियत आपके पास है। तो चॉइस डी जो है हमारी राइट चॉइस बनती है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। समी रिटर्न गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम जावेद, का समी ने रिटर्न कर दिया माल को बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम जावेद, जावेद से जो माल खरीदा था। हाउ डज जावेद रिकॉर्ड दिस इन हिज बुक, कि जावेद अपनी किताबों में इसे कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो समी ने रिटर्न किया, तो जावेद क्या करेगा, जावेद को रिटर्न किया तो जावेद रिसीव करेगा। जावेद जब वसूल करेगा तो क्या करेगा, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देगा और समी के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। यही एंट्री होती है ना, कि सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ गया, हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, और हमारा जो कस्टमर था, क्रेडिट कस्टमर जिससे पैसा लेना था, अब ये पैसा वो हमें नहीं देगा, तो हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमने क्रेडिट कर दिया, समी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री हम अगर ढूंढने के लिए निकलें तो फिर हमें देखें बी चॉइस के अंदर नज़र आ रही है कि सेल्स रिटर्न को डेबिट किया है, अकाउंट डेबिटेड और अकाउंट क्रेडिटेड समी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लॉजिकली हमें पता है कि बी चॉइस जो है वो बिल्कुल सही चॉइस है। हमने भी एंट्री यही करी कि सेल्स रिटर्न को डेबिट किया हमने और समी के अकाउंट को क्रेडिट किया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, के एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो था देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन का मकसद समझ रहे हैं कि ऑफिस एक्सपेंस का अगर डेबिट बैलेंस आप ब्रॉट डाउन कर रहे हैं तो बीडी बन रहा है आपका, तो इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली या तो ये क्लोज हो जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि ये एक्सपेंस है ऑफिस एक्सपेंस, अगर ये क्लोज हो जाता तो ब्रॉट डाउन नहीं होता। जितने एक्सपेंस होते हैं जो उस साल से रिलेट्स करते हैं वो सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट में क्लोज हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब भी हम ब्रॉट डाउन कर रहे हैं किसी एक्सपेंस को, तो इसका मकसद है ये वो एक्सपेंस है जो एडवांस में हमने पे किया है, और ये ऑफिस एक्सपेंस हमने एडवांस में पे किया था। तो जब भी बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा तो फिर ये एसेट को शो करेगा और ये करंट एसेट्स को शो करता है। ये बात आप जहन के अंदर बिठा लें अपने, कि जो भी एक्सपेंस का बैलेंस अगर ब्रॉट डाउन हो रहा है साल के एंड के अंदर या साल के शुरू में जा रहा है, तो ये शो करता है कि ये प्रीपेड है, एडवांस के अंदर आपने पेमेंट की है, और जितनी एडवांस के अंदर आप पेमेंट करते हैं किसी भी एक्सपेंस की, वो नॉर्मली करंट एसेट्स में आता है। तो इन विच सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल दिस बी रिकॉर्डेड, कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कौन से सेक्शन में इसको रिकॉर्ड करेंगे। मैंने जैसा कि बता के आया आपको कि करंट एसेट्स जो है उसके वो जो पोर्शन बनता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, ये एसेट्स आ जाते हैं, एसेट्स के बाद नॉन करंट एसेट्स हो गए, और उसके बाद करंट एसेट्स का जो सेक्शन है उसके अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो राइट चॉइस है हमारी वो बी चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर, कि ये अकाउंट्स जो हैं एक ट्रेडर के स्टेटमेंट के अंदर वो शो हो रहे हैं अकाउंट्स में। बैलेंस बीडी $600 का था रेंट अकाउंट का, और बैंक के थ्रू आपने पेमेंट करी $6,300 की, और बैलेंस सीडी जो है वो इसका इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप $7,250 ले गए। ये उस साल का रेंट एक्सपेंस अकाउंट था, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसका डेबिट बैलेंस नहीं है बल्कि इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ये देख रहे हैं बैलेंस सीडी,
ये डेबिट साइड के ऊपर अगर बैलेंस आ रहा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है कि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। आप देखें ये क्रेडिट के अंदर 7250 है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका ये क्रेडिट बैलेंस है। और रेंट अकाउंट के अंदर जब भी क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये शो करेगा आपका कि ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मकसद है कि ये अकाउंट आपको पे करना है, कि रेंट ड्यू तो हो गया था आपके ऊपर, लेकिन रेंट जो है, जैसे डेबिट बैलेंस हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं कि ब्रॉड डाउन हुआ था, चले यहाँ से मैं समझाता हूँ दोबारा। देखिए ऑफिस एक्सपेंस का ब्रॉड डाउन करके लाया था डेबिट बैलेंस, ये देख रहे हैं लिखा हुआ नज़र आ रहा है डेबिट बैलेंस, तो हमने कहा था एसेट है। तो ऐसे ही किसी भी एक्सपेंस का अगर क्रेडिट बैलेंस हो, जैसे यहाँ पर है, तो याद रखिएगा फिर ये करंट लाइबिलिटी को शो करता है, और ये शो करता है कि ये अमाउंट आपको पे करना है। $350 जो है वो बैलेंस CD क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अमाउंट आपको पे करना है। तो रेंट पेएबल आउटस्टैंडिंग पहली ही चॉइस इसके अंदर दी है। व्हाट डज द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर रिप्रेजेंट, कि 31 दिसंबर को ये बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये बैलेंस रिप्रेजेंट करता है कि रेंट पेएबल आउटस्टैंडिंग है, कि इतना रेंट आपको पे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी, लॉजिकली वो ए चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आते हैं। करीम इशूड एन इनवाइस, के करीम ने एक इनवाइस इशू करी, अ क्रेडिट नोट एंड ए रिसीट, एक क्रेडिट नोट भी उसने इशू किया एंड ए रिसीट, रिसीट का मकसद है पैसा रिसीव किया उसने। तो देखिए जब वो इनवाइस इशू करेगा करीम, तो फिर क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट माल उसने बेचा, पहली एंट्री। सेकंड क्या है, क्रेडिट नोट का मकसद आप समझ रहे हैं कि कुछ कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने माल वापस करा, जब माल वापस करा तो आपने क्या एंट्री करी, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। तो ये क्रेडिट नोट इसलिए उसने इशू किया क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल को उसने क्रेडिट किया कि बेचा हुआ माल उसके पास वापस आ गया। एंड ए रिसीट, रिसीट का मकसद क्या है कि पैसा आ गया, बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कि पैसा आ गया। तो ये 3 ट्रांजेक्शंस जो हैं इसने करी हैं। तो हम देखते हैं क्या है। पहले में कहता है करीम परचेज गुड्स, ये तो वैसे ही इनकरेक्ट है क्योंकि परचेज की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि माल उसने बेचा है, इनवाइस करी और हमने इसलिए निकाला कि क्रेडिट नोट उसने इशू किया। एंड रिसीट का मकसद है कि पैसा रिसीव हो रहा है, तो इसका मकसद है माल, इनवाइस जब उसने इशू करी तो माल उधार बेचा। तो ये परचेज वाले तो दोनों गलत हो गए। सी के अंदर आते हैं। करीम सोल्ड गुड्स, करीम ने माल बेचा, बिल्कुल सही बात है। एंड रिसीव्ड इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, और फौरी पेमेंट रिसीव करी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाद में रिसीट आ रही है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और ये क्रेडिट नोट का तो जिक्र ही इसमें नहीं है। लेकिन डी में अगर आए तो करीम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये बिल्कुल सही बात है। हमने देखा करीम ने क्रेडिट माल बेचा। रिसीव रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर, क्रेडिट नोट उसने इशू किया था, तो रिसीव रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर, ये भी सही है। एंड रिसीव द बैलेंस ड्यू, और बाकी जो बैलेंस था वो रिसीव कर लिया, रिसीट जिसकी हम बात कर रहे हैं बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वी कैन सेफली से कि डी चॉइस जो है हमारी राइट चॉइस है। लॉजिकली हमने देखा कि माल इनवाइस इशू करी तो माल बेचा, क्रेडिट नोट का मकसद है बेचा हुआ माल वापस आ गया, और रिसीट का मकसद है पैसा रिसीव किया आपने। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ट्रेडर्स परचेजेज ऑन क्रेडिट फॉर अप्रैल अमाउंटेड टू $2000, के एक ट्रेडर्स ने परचेजेस करी ऑन क्रेडिट उधार पर फॉर अप्रैल के महीने में $2000 की। दीज परचेजेज वर सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ये जो आपकी जो माल आपने ख़रीदा, बल्क के अंदर जब माल ख़रीदते हैं तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये सिर्फ इनवाइस के ऊपर शो करते हैं। जैसे ये $2000 की जब बनेगा तो इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 2000 का 10% अगर आप निकालें तो ये आपके पास $200 बनेगा। तो ये फिर $1800 जो है वो एक्चुअली क्या हुआ, ये माल जो है वो आपने जो पेमेंट करेंगे आप $1800 की करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल गया। एंड आल्सो एक कैश डिस्काउंट, उसको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, और 5% फॉर अकाउंट्स पेड विद इन 30 डेज़ के। अगर वो 30 डेज़ में पेमेंट कर देता है तो फिर ये कैश डिस्काउंट उसको मिलेगा। और ये बाकायदा रिकॉर्ड हम करते हैं, जैसे अगर हमें मिलेगा तो ये परचेज डिस्काउंट हमारा हो जाएगा। तो लेकिन ये जब होगा जब हम विद इन 30 डेज़ पे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। पूछता है हाउ मच वाज एंटर्ड इन द परचेज जर्नल, ये बताएं कि परचेज जर्नल में क्या रिकॉर्ड होगा।
तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि परचेज जर्नल के अंदर क्या रिकॉर्ड होगा, 1800 से रिकॉर्डिंग होगी इसकी। और क्यों होगी, मैंने लॉजिक आपको बताई कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दें, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ इनवाइस के ऊपर अपीयर होता है और उसे डिडक्ट करके जो अमाउंट आती है एक्चुअली वो फिर परचेज जर्नल के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे। कैश डिस्काउंट को इसलिए अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 30 डेज़ में उसने पेमेंट करी या नहीं करी। जब करेगा तो फिर डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बी चॉइस हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ये बताएं कि डबल एंट्री सिस्टम जो है इनमें से जो 4 चॉइसेस हैं कौन सी जो बुक है आपकी वो फिर डबल एंट्री सिस्टम में आती है। तो पहला कैश बुक है, दूसरा जनरल जर्नल है, तीसरा सेल्स जर्नल है और चौथा ट्रायल बैलेंस है। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है पहले समझ लें। ट्रायल बैलेंस तो एक अकाउंट होता है जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी, आपकी जो लेजर के बैलेंसेस आते हैं उनकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए एक स्टेटमेंट बनता है जिसमें लेजर के एक अकाउंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर आप डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिख रहे होते हैं। तो आपको पता चलता है कि डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स, के डेबिट्स जो हैं आपके हैं वो इक्वल हैं क्रेडिट्स के। तो ये तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर नहीं आता क्योंकि एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है ये जिसको हम बना रहे होते हैं लेजर के बैलेंसेस से। सेल्स जर्नल जो है ये भी मेमोरेंडम रिकॉर्ड है जिसके अंदर सारी क्रेडिट सेल्स जो है आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जनरल जर्नल क्या होता है, जनरल जर्नल वो होता है कि जो स्पेशल बुक्स जो बनाते हैं, ऐसे सेल्स जर्नल के अंदर आपने क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर ली, परचेज जर्नल के अंदर सारी क्रेडिट परचेजेज आप रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी इन्हें कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री जिन्हें हम कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर जितना जो माल वापस आया वो रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेज रिटर्न के अंदर जो माल आपने वापस किया वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और जनरल जर्नल के अंदर ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन जो इन बुक्स के अंदर नहीं आ रही हैं क्योंकि इन बुक्स से बैलेंस उठ के डायरेक्ट लेजर में चला जाता है। तो जनरल जर्नल में वो एंट्रीज आती हैं जो यहाँ पर नहीं आती। तो ये सारे मेमोरेंडम रिकॉर्ड होते हैं और मेमोरेंडम रिकॉर्ड से फिर एंट्रीज जर्नल लेजर में चली जाती है जिसको हम लेजर कहते हैं। लेकिन कैश बुक जो है ज़रा यूनिक किस्म की चीज़ है। अगर कैश बुक आपके दिमाग में आ रही है तो ज़रा थोड़ी देर के लिए ऐसी विजुअलाइज करें और उसका जो स्पेसिमेन जो फॉर्मेट है वो जहन में लेकर आएँ। तो उसकी 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड हो गई, एक क्रेडिट साइड हो गई। डेबिट साइड के अंदर आपका सेल्स जो आपका सेल्स डिस्काउंट है या डिस्काउंट अलाउड जिसे हम कहते हैं वो आ जाएगा, जो कस्टमर को आप डिस्काउंट देते हैं। आपके पास बैंक का लेजर आ रहा होगा, कैश का लेजर आ रहा होगा, बैंक की डेबिट साइड और कैश की क्रेडिट साइड। इसी तरीके से क्रेडिट साइड के ऊपर आएंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट आपको मिला परचेज अपने सप्लायर से वो आएगा। क्रेडिट साइड आ जाएगी बैंक की और कैश की भी क्रेडिट साइड आएगी। तो ये बड़ी यूनिक किस्म की किताब है जो साइमल्टेनियसली मेमोरेंडम रिकॉर्ड भी हो रहा होता है लेकिन साथ के साथ लेजर भी बन रहे होते हैं। तो लेजर जब बन रहे हैं तो इसका मकसद है पूरा डबल एंट्री का कंसेप्ट जो है वो डेबिट भी रिकॉर्ड हो रहा है और क्रेडिट भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो कैश बुक जो है इन तीनों में से, चारों में से जो कैश बुक है एक्चुअली वो डबल एंट्री सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। बाकी ये 3 चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड है क्योंकि यहाँ से फिर जर्नल लेजर में जाएगा। और जो कैश बुक है ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहलाती है और साइमल्टेनियसली इसको फिर हम जिसे हम ये कहें कि फिर ये लेजर भी बन रहे होते हैं इसमें कैश के, बैंक के, सेल्स डिस्काउंट के और परचेज डिस्काउंट के। तो डेबिट क्रेडिट इसमें पूरा हो रहा होता है, लेजर फॉर्म में भी आ रहा होता है। तो इसको हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस। मैं ट्रायल बैलेंस अभी आपको बता के आ रहा हूँ। अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेज इन अ बिजनेस बुक्स ऑन ए सर्टेन डेट। के अगर आप देखें तो बिल्कुल सही बात है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, लेजर के बैलेंसेस आते हैं इन ए बिजनेस बुक्स, बिजनेस की किताब में, ऑन ए सर्टेन डेट, एक खास डेट पर। तो ए चॉइस अपेरेंटली हमारी राइट चॉइस है। बी पढ़ लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ दीज द एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑफ ए बिजनेस ऑन ए सर्टेन डेट। तो एक्सपेंस भी ऐसा नहीं है, इसमें रेवेन्यूज़ भी आते हैं ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि लेजर के बैलेंसेस आ रहे हैं तो रेवेन्यू भी आएगा, एक्सपेंस भी आएगा। ये 3 चीज़ों की बात करता है तो ये इनकरेक्ट है। अ समरी ऑफ ऑल ए बिजनेस ट्रांजेक्शंस फॉर द ईयर, कि समरी होती है पूरी ट्रांजैक्शन जो आपने साल में की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समरी तो फिर हम आगे इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाकर देखते हैं। समरी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी इनकरेक्ट है। तो राइट चॉइस हमने देखा कि ये हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच एरर विल बी रिवील्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, कि कौन सा जो एरर है वो ऐसा एरर है कि जो आप पता चलेगा जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो पता चल जाएगा आपको। क्योंकि देखें एरर्स 2 किस्म के होते हैं। अगेन आई वुड टेल यू कि आप कराचीज एकेडमी के अगर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो मैंने करेक्शन ऑफ एरर्स के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको। उस फोल्डर में मैंने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कराएं
इसके अलावा पेपर 2 के अंदर करेक्शन ऑफ एरर्स के बहुत सवाल आए हैं। तो पहले तो आप वो लेक्चर्स अगर जाकर देखें, फिर आपको फिर भी लगे कि कोई मसला है तो पेपर 2 के अंदर देख लीजिएगा। हेडिंग के साथ में अपना जो यूट्यूब का जो टाइटल होता है वीडियो का, उसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। तो अगर वो जाकर आप देख लेंगे तो टेक माई वर्ड्स का आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी, यह बहुत आराम से आप कर सकेंगे। तो याद रखिएगा कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं होता, उसके डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल रहती है, तो वहाँ आप उसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो फिर हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर डालते हैं कि जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टाई बैक ही नहीं होता, उसके डेबिट्स जो है वो क्रेडिट्स के इक्वल नहीं आते। तो एन अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस एज ए डेबिट एंट्री। अब देखें ये वाला जो अमाउंट है कि अगर कोई अमाउंट आपने 2 दफ़ा डेबिट साइड के ऊपर लिख दिया तो फिर आप समझ लें क्रेडिट साइड तो आपकी कम हो जाएगी। जब क्रेडिट साइड कम होगी तो बैलेंस कभी भी टाई बैक नहीं होगा। तो आप फौरी तौर पे ये एक एरर ऐसा है क्योंकि आप 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस टाई बैक नहीं होगा और यही आपकी राइट चॉइस भी है। हम बाकी भी पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, के कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। देखिए फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, आपने इक्विपमेंट खरीदी और इक्विपमेंट के एक्सपेंस में ले गए, आप रेपियर वाली साइड पर ले गए, तो आपने डेबिट तो कर ही दिया ना उसको, और क्रेडिट तो आप सही कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे। तो ये एरर अगर हो भी जाएगा तो ट्रायल बैलेंस आपका टाई बैक रहेगा। डबल एंट्री मेड यूजिंग एन इनकरेक्ट अमाउंट, डबल एंट्री तो आपने करी, डेबिट और क्रेडिट किया, लेकिन अमाउंट गलत था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अमाउंट आपका अगर मिसाल के तौर पे 5000 के बजाय आपने $500 से रिकॉर्डिंग कर दी, तो डेबिट साइड पर भी 500 है और क्रेडिट साइड पर भी 500 है, डिफरेंस तो कुछ नहीं पड़ेगा। तो इस एरर की वजह से भी ट्रायल बैलेंस आपका करेक्ट रहेगा बोथ साइड्स। तो ये गलती भी चांसेस हैं कि आप ना पकड़ पाएँ, बाद में पकड़ें। ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, के बिल्कुल ही ओमिट हो गई तो हुआ ही नहीं है, ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों इनकरेक्ट चॉइसेस थी। राइट चॉइस मैंने आपको बताई कि डबल एंट्री जब आपने डेबिट साइड पे डबल आपने रिकॉर्ड कर दी तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस आपका टाई बैक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ट्रेसी रन्स ए क्लॉथिंग स्टोर, के ट्रेसी जो है क्लॉथिंग स्टोर जो है वो चलाती है। शी सोल्ड ए कंप्यूटर, उसने एक कंप्यूटर बेचा विद नेट बुक वैल्यू ऑफ $2000, नेट बुक वैल्यू उसकी $2000 थी, फॉर $1800, $1800 में उसने बेच दिया। कैश वॉज रिसीव्ड बट नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन एनी अकाउंट्स, कैश तो वसूल कर लिया लेकिन एंट्री कोई रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो जब एंट्री कोई रिकॉर्ड नहीं हुई तो फिर क्या कहता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग दिस एरर ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये बताएं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि जो कंप्यूटर है वो 2000 से अगर बिक गया, बुक वैल्यू उसकी 2000 थी, तो इसका मकसद ये हुआ कि आपका जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो 2000 से डिक्रीज़ हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड आपने 1800 जो है वो रिसीव किया, यह आपका बैंक है, कैश है, जो करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स जो है वो आपका इंक्रीज़ हुआ $1800 से। यहाँ हम देखते हैं नॉन करंट एसेट डिक्रीज़ कहता है $1800 से, जो इनकरेक्ट है क्योंकि बुक वैल्यू 2000 है। बी में कहता है $1800 से डिक्रीज़ हुआ नॉन करंट एसेट्स, तो ये भी गलत है। सी अलबत्ता कहता है डिक्रीज़ हुआ तो $2000 से, ये बात सही है क्योंकि $2000 से नॉन करंट एसेट्स कंप्यूटर आपने बेच दिया तो आपका डिक्रीज़ हो गया, और करंट एसेट्स इंक्रीज़ हुआ आपका $1800 से क्योंकि पैसा आपके पास $1800 आया था। ये चॉइस हमारी राइट चॉइस है। डी भी देखते हैं। डी में ये तो सही कह रहा है 2000, लेकिन यहाँ करंट एसेट्स में भी कहता है $2000 इंक्रीज़ हुए, जो इनकरेक्ट है क्योंकि पैसा तो आपके पास जो आया $1800 आया। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो राइट चॉइस है वो हमारी सी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस शोड ए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ $1640, कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद आप समझते हैं कि बैंक से आपने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकलवा लिए। जब भी आप बैंक से अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकलवाएंगे तो वो ओवरड्राफ्ट को शो करता है और ये लाइबिलिटी होती है एक तरीके से। ऑन 1 अक्टूबर 2017 को एट दैट डेट, उस तारीख को, देयर वाज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऑफ $380, कि आपने कुछ डिपॉजिट्स कराए थे बैंक के अंदर लेकिन वो अनक्रेडिटेड है। अनक्रेडिटेड का मकसद है कि बैंक स्टेटमेंट जब आया तो आपको पता चला कि यार ये जमा तो हमने कराए हैं लेकिन बैंक के अंदर किसी वजह से ये जमा नहीं हो सके। एंड अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ $460, और कुछ चेक्स ऐसे थे जो आउटस्टैंडिंग थे, अनप्रेजेंटेड थे, कि जो बैंक में आपने जिन लोगों को चेक इशू करे थे वो बैंक पहुँचे ही नहीं है अभी तक।
तो ये बैंक से इशू नहीं हुए। कहते हैं व्हाट वाज द कैश बुक बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2017, ये बताएं कैश बुक का बैलेंस 1 अक्टूबर 2017 को था कितना। तो देखें बड़ा आसान है, ये $1640 का डेबिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब आप क्या करें, ये अनप्रेजेंटेड चेक जो है, अनप्रेजेंटेड चेक्स ये अभी तो बैंक नहीं पहुंचे, लेकिन जब बैंक पहुंचेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली ये ओवरड्राफ्ट तो पहले ही चल रहा है आपका, क्या आपके पैसे तो है नहीं, आपने पैसों से ज़्यादा पैसे आप निकलवा चुके हैं, मजीद आपने चेक इशू कर दिए, तो ये ओवरड्राफ्ट को बढ़ाएंगे। तो इसके अंदर आप ऐड कर दें अनप्रेजेंटेड चेक्स, कितने के हैं, $460 के। तो 1640 और इसके अंदर प्लस कर दें 460, तो ये 2100 बनता है। इसके अंदर देखें ये कुछ चेक्स आपने जमा कराए हैं, ये जमा जब कराएंगे तो ये आपका पैसा है, ये इस ओवरड्राफ्ट को क्या करेगा, कम करेगा। तो इसके अंदर से लेस कर दें अनक्रेडिटेड चेक्स, और ये है $380 के। तो 2100 में से $380 आपने माइनस कर दिए, तो ये 1720 बनता है। और ये देखिए 1702 जो है ना, अगेन ये डेबिट बैलेंस है, और ये डेबिट बैलेंस तो बैंक का है, लेकिन आपका जो कैश बुक का है वो क्रेडिट बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। क्योंकि देखें ये पैसा बैंक का आपके ऊपर चाहिए कि यू हैव टू पे टू द बैंक $1720, तो आपके कैश बुक का ये क्रेडिट डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा ये आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा कि नॉर्मल बैलेंस याद रखिएगा, बैंक आपका एसेट होता है, अगर बैंक में आपका पैसा है तो फिर वो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस एसेट्स को शो करता है। लेकिन क्योंकि अब आपका पैसा नहीं है, बैंक का पैसा आप पर चाहिए, तो फिर ये क्रेडिट बैलेंस होगा, इसीलिए बैंक का देखें डेबिट बैलेंस है, ये रिवर्स होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये 1720 आप देख रहे होंगे, सी चॉइस आपकी दी हुई है, क्रेडिट लिखा है, अलग डी के अंदर डेबिट लिखा है, यही इसका पॉइंट है चेक करने का। तो याद रखिएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट जब होता है तो बैंक डेबिट बैलेंस है, और अगर बैंक का पैसा आप पर चाहिए, आपको बैंक को पे करना है, तो फिर वो क्रेडिट बैलेंस होगा। कीप इट इन योर माइंड, रिपीट इट। क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी को शो करता है, तो आपकी कैश बुक जो है अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है तो इसका मकसद है एसेट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। एसेट अकाउंट का जब भी क्रेडिट बैलेंस होगा तो याद रखिएगा वो लाइबिलिटी को शो करता है, डेबिट बैलेंस है तो एसेट को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एंट्रीज इन कंट्रोल अकाउंट्स। ये जो कंट्रोल अकाउंट्स होता है, उस कंट्रोल अकाउंट्स का जो सोर्स है वो ये बताएं कि कंट्रोल अकाउंट्स का सोर्स क्या होगा। कंट्रोल अकाउंट्स आप समझते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स का मकसद है कि लाइक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है ये क्या शो करता है कि टोटल आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे कितना पैसा आपको रिसीव करना है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट्स, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट शो करता है कि आपको पे कितना करना है। तो देखिए अब क्या होता है सेल्स लेजर, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको। देखिए ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट आपको बताता है कि सप्लायर्स को टोटल आपको कितनी पेमेंट करनी है। ये जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जाएँ तो मेरा एक लेक्चर इसके ऊपर भी है, आप देखिएगा, उन्हीं लेक्चर्स में मिलेगा। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती है, लाइक आपकी कैश बुक हो गई, आपकी जो परचेज जर्नल हो गया। परचेज जर्नल वो होता है जिसके अंदर तमाम क्रेडिट परचेजेस आप रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट परचेजेस से परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर आप फिगर ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा ये होता है कि आपका जो परचेज रिटर्न जर्नल हो गया, कि परचेज रिटर्न जर्नल जो आपने माल ख़रीदा था वो वापस कर रहे हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर आती है। सेल्स जर्नल के अंदर आप क्या करते हैं, जितनी क्रेडिट सेल्स हैं उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आप, और सेल्स रिटर्न जर्नल से जो है जितना माल वापस आया वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो वो सारी उन दोनों किताबों से उठ के माल सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर आता है। बाकी जर्नल हो गया जहाँ से कंट्रोल कॉन्ट्रा एंट्रीज अगर हो रही हैं कि सप्लाई एक कस्टमर आपका कस्टमर भी है और वही आपका सप्लायर है, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज फिर यहाँ आती हैं। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जिसे हम कहते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल अकाउंट्स में आती हैं। कीप इट इन योर माइंड।
इसको याद रखिएगा, ये बड़ा कंसेप्चुअल किस्म की अंडरस्टैंडिंग है कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, जनरल जर्नल, ये जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आपकी होती हैं सारी, वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है फिर हम इसको लेकर आते हैं सेल्स कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर। स्पेशली जो आपकी 4 किताबें हैं वहाँ से तो डायरेक्ट आ रही होती है, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल। और जो जनरल जर्नल होता है वहाँ से फिर कॉन्ट्रा एंट्री, जो मैंने कहा कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपके सप्लायर भी होते हैं, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री भी यहाँ आती है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, क्वेश्चन नंबर 13 की जो राइट चॉइस है वो फिर बी चॉइस आपकी बनती है, और वो लॉजिक मैंने आपको बताई। आ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक ट्रेडर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। 1 मार्च को कहता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस के, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस जो था टोटल जो आपको कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को पे करना था वो 4000 था। परचेज जर्नल टोटल, परचेज देखें वो जो ऊपर पढ़ के आए हैं उसका रब्त यहाँ उसने पूछा है। परचेज जर्नल टोटल जो है वो इतना था 53,000। परचेज रिटर्न जर्नल का टोटल जो है, जो माल वापस किया आपने, वो 2000 था। चेक्स पेड टू ए सप्लायर, चेक्स पे कर दिया आपने सप्लायर को $47,000 का, एंड डिस्काउंट आपको मिला $1000 का। व्हाट वाज द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस ऑन 31 मार्च के, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस एंड पे कितना था। 1 मार्च का बैलेंस तो ये दिया हुआ है, तो देखें ये 4000 जो दिया हुआ है बैलेंस, इसमें परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो 53,000 है, इनको आप प्लस कर दें। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि ये शो कर रहे हैं कि इतना माल आपने ख़रीदा है तो पहले, और क्रेडिट ख़रीदा है, तो 4000 तो आपको शुरू में पे करने थे, 53,000 का बैलेंस ये हो गया, तो ये $57,000 हो गया। ये जो 2000 आपको नज़र आ रहे हैं ये आपने माल वापस कर दिया। माल वापस करने का मकसद है कि ये पैसा अब आपको नहीं देना है, तो इसको माइनस कर दें उठा के, ये $55,000 हो गए। ये जो चेक आपने मज़ीद 55,000 थे, $47,000 की आपने पेमेंट कर दी, तो $47,000 की अगर आपने पेमेंट कर दी तो इसको भी माइनस कर दें, ये $8,000 आपके बचते हैं। और 1000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट का मकसद है ये पैसा भी आपको नहीं देना है अपने सप्लायर को। तो आपके सप्लायर को पेमेंट कितनी करनी है? आपको $7,000 करनी है, और ए चॉइस में इसने $7,000 आपको दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर राइट चॉइस आपकी ए चॉइस हो गई। लॉजिक बड़ी सिंपल है कि देखें ये जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है ये बताता है कि इतना पैसा आपने अपने सप्लायर को देना है। मज़ीद आपने माल ख़रीद लिया 53,000 का, तो ये 57,000 हो गए। 2000 का माल वापस कर दिया तो ये पैसा आपको देना नहीं है, ये माइनस कर दें, 55,000 हो गया। लेजर बनाकर भी कर सकते हैं आप, ऐसे कर लें जैसे आपका दिल चाहे। 47,000 की पेमेंट कर दी तो ये भी पेमेंट नहीं करनी है, माइनस कर दें। डिस्काउंट मिला वो माइनस कर दें, जो बैलेंस आ गया वो आपका एंडिंग बैलेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। रेयान बॉट अ कंप्यूटर, रेयान ने कंप्यूटर खरीदा, कॉस्ट $800, उसकी कॉस्ट $800 थी, एंड सम इंक कार्टिजेस, और कुछ इंक कार्टिजेस माने कि वो जो आप इंक कार्टिजेस लगाते हैं अपने प्रिंटर के अंदर, वो उसने ली, कॉस्ट $50 की उसने वो ली। फॉर यूज़ इन द बिजनेस, बिजनेस के यूज़ के लिए। बोथ ऑफ दीज अमाउंट्स वर डेबिटेड टू द परचेजेज अकाउंट, गलती से ये परचेजेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो गया। परचेजेज अकाउंट का मकसद समझ रहे हैं कि परचेजेज का मकसद है कि आप इनकम स्टेटमेंट में ले गए, हालांकि ऐसा नहीं था। एक आपका एसेट था कंप्यूटर, जो इंक कार्टिजेस जो है ना, ये एक्चुअली एक्सपेंस है, और जो कंप्यूटर है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपका जाना था, और बाकी ये एक्सपेंस बन जाना था। आप परचेजेस के अंदर ले गए, परचेजेस का मकसद है कॉस्ट आपकी बढ़ गई, और जब कॉस्ट आपकी बढ़ी तो फिर क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी बढ़ गई। देखें ना, परचेज अगर आपने परचेज के अंदर रिकॉर्ड किया तो आपने कॉस्ट बढ़ा दी। कॉस्ट कितने से बढ़ाई आपने? $850 से। यहाँ देखें ये 800, क्योंकि दोनों आपने परचेजेस के अंदर रिकॉर्ड करे, तो कॉस्ट आपकी कितने से बढ़ गई? 800 तो इनकरेक्ट है। परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा है, जब परचेजेस बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो ओवर स्टेटेड हो गई, ये बात बिल्कुल सही है। और एक्सपेंस जो था ये $50 का एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, जो आपने रिकॉर्ड नहीं करा, तो एक्सपेंस आपका अंडर स्टेटेड हो गया $50 से। ये अपेरेंटली चॉइस बी जो है वो राइट चॉइस लगती है। सी के अंदर ये 800 कह रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 800 से, ये इनकरेक्ट है। ये 850 कह तो रहा है लेकिन ये ओवर स्टेटेड कह रहा है। जब आप एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा $50 का, तो एक्सपेंस तो अंडर स्टेटेड होगा आपका। तो देखें दो इफेक्ट पड़े इसके। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि परचेजेस में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज आपकी कॉस्ट है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई।
तो ये ओवर स्टेटेड और दोनों को आपने परचेजेज में रिकॉर्ड किया तो $850 से आपकी परचेजेज जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेटेड हो गई। एक्सपेंस क्योंकि $50 का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और ये $50 देख रहे हैं, क्योंकि बाकी तो एसेट है आपका 800, ये $50 एक्सपेंस में रिकॉर्ड होना था और नहीं एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया तो अंडर स्टेटेड हो गया। तो चॉइस बी क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारी राइट चॉइस है। हम इसको यहीं रोकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का पेपर है, अगेन आई वुड से, तो इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें से कुछ चीज़ें हो सकता है एग्जैक्टली रिपीट भी हो सकती हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।